डॉक्टर आंबेडकर के शब्द है, हमारा यह आंदोलन, हमारा यह संघर्ष, हमारा यह विद्रोह केवल अपनी निर्योग्यताओं को, कहाँ से आई ये निर्योग्यताएं? यह निर्योग्यताएं आई जाति व्यवस्था से, यह निर्योग्यताएं आई वर्ण व्यवस्था से। हम केवल इसके लिए यह संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो एज ब्रिंगिंग अबाउट ए सोशल रिवोल्यूशन दैट विल रिमूव ऑल मैन मेड बैरियर्स ऑफ कास्ट। जाति व्यवस्था मानव निर्मित है और यह जाति व्यवस्था ने जो मानव के मुक्ति पर प्रतिबंध लगाया है, इस प्रतिबंध से हम मानव को मुक्त करने के लिए यह सामाजिक क्रांति की घोषणा कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल टू राइज द हाईएस्ट पोजीशन। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अपनी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक क्षमता के आधार पर इस समाज में अपना स्थान निर्माण करे, अपने लिए प्रतिष्ठित जीवन का यापन करे और साथ ही अपने भाइयों को, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के योगदान में निर्माण दे। इसके लिए हम अवसर की समानता के सिद्धांत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेकिंग नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन सो फार एज सिविल राइट्स आर कंसर्न। नागरिक हकों की जहाँ तक बात है, हम मनुष्य और मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। तो नया समाज कैसा हो? नया समाज जाति व्यवस्था से मुक्त हो, नए समाज में सबके लिए अवसर की समानता हो, नए समाज में सबके लिए अपनी क्षमता, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक क्षमताओं के आधार पर विकास के अवसर सबको समान प्राप्त हो, अपने विकास में और साथ ही समाज के विकास में योगदान देने के अवसर प्राप्त हो और उस समाज में व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। ऐसा समाज कब कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? 1927 में। 1916 में यह विजन नहीं था, 1919 में भी यह विजन नहीं था भी तो इसको कहते हैं कि अदृश्य था भी तो अदृश्य। परंतु 1927 में विजन अधिक स्पष्ट हो गया, विजन अधिक बड़ा हो गया, विजन अधिक व्यापक हो गया। ध्यान रखिए, जो 1927 की महाड़ परिषद को केवल अछूतों की मुक्ति के लिए आयोजित परिषद मानते हैं तो वह गलत है। वह केवल अछूतों की मुक्ति के लिए परिषद नहीं थी, उसका विजन था हमारी निर्योग्यताएं चली जाए, हमें अवसर की समानता मिले, हमें अपने क्षमताओं के आधार पर समाज में अपना स्थान निर्माण करने का अवसर मिले, अपने विकास में योगदान देते समय समाज के विकास में योगदान देने का अवसर मिले। और हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, धर्म के आधार पर नहीं, वर्ण के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर भी नहीं। और इसीलिए 1927 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं सहभागी होती हैं। देख लीजिए 1927 को, इस नज़रिए से भी देखिए कि 1927 के आंदोलन में महिलाएं भी समाविष्ट होती हैं, महिलाएं भी सहभागी होती हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय की समाज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए अलग से समय निकालकर उनको स्वतंत्र रूप से संबोधित भी करते हैं। यह है मानव मुक्ति के प्रयास, यह है समानता पर आधारित समाज के निर्माण के प्रयास। रिवोल्यूशनरी, विजनरी भी हो तब ऐसा सोचता है, या विजनरी जब रिवोल्यूशनरी हो जाता है तब ऐसा सोचता है कि हम
पददलित समाज में सबसे पीड़ित हैं, सबसे नीचे हैं, सबके पैरों के नीचे, परंतु हमारे भी नीचे हमारी महिलाएं हैं, उनको कौन मुक्ति देगा? हमारे भी नीचे, हम पुरुष हैं, हमारे भी नीचे हमारी महिलाएं हैं, उनको कौन मुक्ति देगा? उनको मुक्ति हमारा आंदोलन देगा, उनको मुक्ति हमारा विजन देगा। परंतु इस विजन को साकार करने के लिए उनकी भी भागीदारी अनिवार्य है। इसीलिए वो आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ, आपका भी योगदान जरूरी है। तो यह है 1927। इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोशल रिवॉल्यूशन कहते हैं, सोशल रिवॉल्यूशन कहते हैं। और उनके गुरु को भी, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी सोशल रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है, क्योंकि दोनों सोचते थे कि सोशल रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी वहाँ पर भी। बिना सोशल रिवॉल्यूशन के यदि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोशल रिवॉल्यूशन रुक जाएगी और फिर अपने ही लोग अपने ही लोगों को गुलाम बनाकर रखेंगे। इसीलिए सोशल रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से पहले आना चाहिए, ऐसे ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मान्यता थी। सोशल रिवॉल्यूशन फॉर इक्वल सोशल स्टेटस एंड इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और इसी का अगला कदम 1928 परिष्कृत विजन का रूप देख लीजिए। साइमन कमीशन के समक्ष जब डॉक्टर आम्बेडकर साक्षी प्रस्तुत करते हैं तो स्पष्टतया कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी। हमें पॉलिटिकल माइनॉरिटी माना जाना चाहिए और हमें पॉलिटिकल माइनॉरिटी मानकर हमें स्वतंत्र रूप से मताधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलना चाहिए। परंतु उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर माइनॉरिटी का स्टेटस तो मांगते हैं, समान अधिकार की बात तो करती हैं, परंतु उसी समय वह केवल अपने लिए मताधिकार नहीं मानते, अपने ही जैसे और जो समुदाय है, जो व्यवस्था के गुलाम हैं, उनके लिए भी मताधिकार मांगते हैं। और इसीलिए साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर आम्बेडकर पददलितों के मताधिकार की बात करते हैं, आदिवासियों के मताधिकार की बात करते हैं। इतना ही नहीं, क्रिमिनल ट्राइब्स के मताधिकार की बात करते हैं और सारे ही महिलाओं को मताधिकार मिले ऐसी बात करती हैं। पूछा जाता है उनको, ये सारे लोग मताधिकार का उपयोग कैसे करेंगे? तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भाई वह विवेकशील है, वह बुद्धिवादी मनुष्य हैं और बुद्धि का शायद उपयोग करना, अपने हित के लिए उपयोग करना जानते हैं। और इसीलिए सारे ही दलित, पीड़ित, शोषित महिलाओं के साथ समुदाय के लिए वह मताधिकार की बात करते हैं और इसीलिए वह लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं 1928 साइमन कमीशन के सामने। चलो, समय की गति, समय अपनी गति से चलता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विजन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मिशन समय से भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता है और डॉक्टर आम्बेडकर 1932 में अपने विजन के साथ, उस विजन को साध्य करने के मिशन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को
जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, उनको ही नहीं, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी भारत के प्रतिनिधि बैठे थे, उन सारे ही प्रतिनिधि को कहते हैं कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द होल, वी आर पार्ट। हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं हैं, हम हिंदू समाज से अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। और इस गोलमेज परिषद ने उस स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता देनी चाहिए पॉलिटिकल माइनॉरिटी के रूप में। हमें पॉलिटिकल माइनॉरिटी माना जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इट इज़ नॉट ए सोशल इशू, हम अस्पृश्य हैं, ये सोशल इशू नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू। ये इशू पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त कर कर हम इसको सुलझाना चाहते हैं। यदि विधानमंडलों में हम साथ साथ बैठेंगे तो समाज में भी हम साथ साथ बैठेंगे। यह पॉलिटिकल प्राइड का प्रश्न है और इसको पॉलिटिकल राइट के तौर पर ही देखना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी ब्रिटिशों के सामने अपने लाचारी का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वह हक की बात करते थे। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज परिषद में पहले व्यक्ति थे भारतीय प्रतिनिधियों में से जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। कहाँ से विजन शुरू हुआ? विजन शुरू हुआ सोशल रिवॉल्यूशन से। और कहाँ पहुँचा? नेशनल फ्रीडम तक। नेशनल फ्रीडम तक क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहते हैं वी डोंट वांट योर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमें आपकी यह नौकरशाही सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हित संबंध बन गए हैं व्यवस्था को कायम रखने में, आप व्यवस्था बदल नहीं सकते। और जो सरकार व्यवस्था बदल नहीं सकती, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, आप चले जाओ भारत से। कौन कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। कहाँ कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसके समक्ष कहते हैं? सारे भारतीय प्रतिनिधियों के समक्ष। और सामने कौन बैठा है? ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बैठा है। और फिर क्या कहते हैं कि वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल चाहिए। मतलब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। और उस लोकतंत्र में हमें मताधिकार चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। और सत्ता में भागीदारी इसलिए चाहिए कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। और बड़े प्रयासों से पहले सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मतदार संघ हासिल किए, जिसको गांधी जी ने विरोध किया। क्योंकि यदि दो शब्दों में कहना है तो गांधी जी के लिए मैं कहूँगा कि वह स्टेटस कोइस्ट थे। स्टेटस कोइस्ट का मतलब होता है स्थितिवादी थे। भारत जैसा है वैसे रहेगा, केवल ब्रिटिशों ने भारत से चले जाना चाहिए। इसको स्टेटस कोइस्ट कहते हैं, स्थितिवादी कहते हैं। उधर इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो परिवर्तनवादी थे। वो स्टेटस स्थितिवादी नहीं थे, वह परिवर्तनवादी थे। वह केवल ब्रिटिशों के जाने से संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश जाने के बाद भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी 2500 साल से भारत में नहीं थी। तो यह व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। गांधी जी तो व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते, गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते हैं। ग्राम स्वराज की बात मतलब 2500 साल पहले जैसा गांव था वैसे ही गांव होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परंतु आम्बेडकर परिवर्तन के एक स्टेटस कोइस्ट थे, तो दूसरे परिवर्तनवादी थे, दूसरे डायनामिक थे, परिवर्तनवादी थे। तो डॉक्टर आम्बेडकर
ने स्वतंत्र मतदार संघ तो मांग लिए, गांधी जी को आमरण उपोषण गांधी जी का, डॉक्टर आम्बेडकर के सामने हम शायद अगला व्याख्यान हमारा मानवतावादी डॉक्टर आम्बेडकर के संबंध में होगा, तब हम इसकी बात विस्तार से करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि गांधी जी के प्राण बचाना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मैं मानवतावादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ, और मानवतावादी शत्रु के भी प्राण हरण नहीं करता, शत्रु को भी प्यार करता है, उसका भी जीवन मेरे इतना ही महत्वपूर्ण है ऐसा मानता है। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने गांधी जी के प्राण बचाने के लिए समझौता किया, स्वतंत्र मतदार संघ का त्याग किया और संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान पर सहमति दी। ध्यान रखिए, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जिनको सत्ता में भागीदारी का कोई अवसर नहीं था उनके लिए इसकी वजह से अवसर निर्माण हो गए, उनके लिए इसकी वजह से अवसर निर्माण हुए। और डॉक्टर आम्बेडकर जैसे बात करते हैं, वह ही वांटेड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरिन इंडिया फॉर सेफ डेमोक्रेसी, और ब्रिटिशों को जाने को कहते हैं, परंतु ऐसा स्वतंत्र भारत चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी सुरक्षित, ट्रू नेशनलिज्म विथ ह्यूमनिज्म एंड डिग्निटी एंड राइट टू सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटीज। ट्रू नेशनलिज्म, ऐसा राष्ट्र चाहिए कि जिसमें सबकी प्रतिष्ठा कायम रहे, सबको स्वतंत्रता कायम रहे, सबको मानवाधिकार मिले, और जो राष्ट्र मानवता की बात करे, डिग्निटी एंड राइट की बात करे। विजन परिष्कृत हो गया, केवल डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी भी ऐसे डेमोक्रेसी जो ह्यूमनिज्म जिसमें हो, जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअल डिग्निटी जिसमें हो, जिसमें सोशो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था हो, व्यक्ति और राष्ट्र दोनों सार्वभौम हो, इस प्रकार के डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और इस प्रकार से दोनों बातें साथ साथ चल रहे हैं, दलितों की मुक्ति, राष्ट्र की स्वतंत्रता, और राष्ट्र की मुक्ति। स्वतंत्रता में मुक्ति नहीं है, राष्ट्र की मुक्ति वहाँ पर है जहाँ हर आदमी समान हो जाएगा, जहाँ हर आदमी समान हो जाएगा। आइए 36 की बात करते हैं, देखिए विजन कैसे परिष्कृत हो जाता है। 36 तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रिवॉल्यूशन की तो बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए और सत्ता में भागीदारी भी मिल गई, स्वतंत्र संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान से सत्ता में भागीदारी मिल गई। आगे क्या, उस भागीदारी का उपयोग कैसे करेंगे? 1935 का कानून बन गया, और 1935 का कानून बनने से 1936 में उस कानून के अंतर्गत विधानमंडलों के चुनाव घोषित किए गए। अब जो आरक्षित स्थान मिले हैं, कौन भरेगा उसको? अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महसूस हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। यह पक्ष सर्वसमावेशी पक्ष था, सबके लिए यह पक्ष था इसमें, परंतु सबके लिए मतलब सबके लिए होते हुए भी प्राथमिकता उनकी थी जो समाज में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, धर्म व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से, पूंजीवाद से, श्रमिक, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, पददलित, महिलाएं, शूद्र, अतिशूद्र, इनके लिए ये पक्ष था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी सत्ता में भागीदारी चाहते थे। और जब इनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली समाज
अधिक समानता की ओर प्रयास करेगा, चलने लगेगा। और इसीलिए उन्होंने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की और उसके बैनर के नीचे चुनाव लड़े। 1936, उस समय डॉक्टर आंबेडकर केवल आरक्षित स्थान पर चुनाव नहीं लड़ते, जनरल कैटेगरी में भी स्वतंत्र मजदूर पक्ष अपने उम्मीदवार खड़ा करता है। जनरल कैटेगरी में भी स्वतंत्र मजदूर पक्ष 1936 में अपने उम्मीदवार खड़ा करता है और सबसे प्रबल माने जाने वाले कांग्रेस पक्ष के विरुद्ध चुनाव लड़कर आरक्षित स्थान पर स्वतंत्र मजदूर पक्ष विजय प्राप्त करता है और सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी विजय प्राप्त करता है। यह भारत के निर्माण की प्रक्रिया है, यह लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है, जो राजनीति के माध्यम से साध्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अर्थ सोशल मूवमेंट बंद हो गए ऐसा नहीं था, सोशल के साथ अब पॉलिटिकल मूवमेंट जुड़ गई, सोशल के साथ पॉलिटिकल मूवमेंट जुड़ गए। एजुकेशन तो शुरू ही था, एजुकेशन भी चल रहा था, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, कितने आयाम हैं स्वतंत्र भारत के निर्माण के, नए भारत के निर्माण के डॉक्टर आंबेडकर के कितने आयाम हैं। एजुकेशन के माध्यम से, सोशल रिवॉल्यूशन के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से वो प्रयास, यह सक्रिय पक्षीय राजनीति थी, डेमोक्रेसी के लिए राजनीति थी, सबके लिए सत्ता में भागीदारी की राजनीति थी। और पॉलिटिकल पार्टी इसलिए भी जरूरी थी कि अपने विचार लोगों तक रखे। चुनाव इसलिए भी होते हैं कि आप लोगों से वोट मांगते हैं, चुनाव इसलिए भी होते हैं कि आप अपने विचार चुनाव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और लोकतंत्र की स्थापना उस समय करने के लिए इस प्रकार का माध्यम बहुत जरूरी था, क्योंकि लोकतंत्र लोगों को जोड़ने के बगैर लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं आएगा। लोगों को जोड़ना है तो लोगों के पास जाना पड़ता है, और लोगों के पास जाने का माध्यम राजनीतिक पक्ष, यह भी एक माध्यम होता है। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जरूर 1932 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अब्राहम लिंकन की व्याख्या बताते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। परंतु कितने लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भी लोकतंत्र की अपनी एक व्याख्या है, जो लोकतंत्र को केवल गवर्नमेंट की सिस्टम नहीं मानती, जो लोकतंत्र को केवल गवर्नमेंट की सिस्टम नहीं मानती, जो लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की व्यवस्था मानती हैं। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर अपनी लोकशाही की व्याख्या देते हैं और कहते हैं, फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल विदाउट ब्लडशेड। कैसी डेमोक्रेसी चाहिए? केवल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल नहीं चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली डेमोक्रेसी चाहिए। यह था डेमोक्रेसी का विजन और डेमोक्रेटिक नेशन का विजन, लोकतांत्रिक गणराज्य का विजन, जो बाद में संविधान के माध्यम से घोषित किया गया कि सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 23 मार्च 1940 को डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, माई बिलीफ इज दैट वी आर नॉट ए नेशन,
हम अभी तक राष्ट्र नहीं है। बट माई कॉन्फिडेंट होप इज दैट वी कैन बी नेशन प्रोवाइडेड प्रॉपर प्रोसेस ऑफ सोशल अमलगमेशन आर सेट फोर्थ। हम राष्ट्र नहीं है, दावा किया जाता था हम हजारों साल से राष्ट्र हैं, और फिर चैलेंज करते थे तो कहते हम सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, वी आर ए कल्चरल नेशन। ये हिंदुत्ववादियों की बात थी। कांग्रेस भी दावा करती थी कि वी आर ए नेशन। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई भ्रम में मत रहिए, वी आर नॉट ए नेशन। इसके लिए पढ़िए भारत राष्ट्र विरुद्ध हिंदू राष्ट्र, उसमें विस्तार से इसके बारे में कहा गया है। वी आर नॉट ए, परंतु हम राष्ट्र हो सकते हैं, हम राष्ट्र हो सकते हैं। और राष्ट्र होने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ता है। लोग कब जुड़ते हैं? जब लोग स्वतंत्र हो, समान हो, लोगों में बंधुभाव हो, तब लोग जुड़ते हैं। और इसीलिए लोगों को जोड़ने के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर नए समाज का निर्माण आवश्यक है, और वही नए भारत राष्ट्र की नींव बन सकता है, ऐसा नया समाज। और यह संभव है, यह संभव है कि हम राष्ट्र बन सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने डेमोक्रेसी का स्वीकार करना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों का स्वीकार करना चाहिए, और इसी सिद्धांतों के आधार पर लोगों को जोड़ने का हम यदि प्रयास करते हैं तो हम राष्ट्र बन सकते हैं। अब 1942 बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष, बड़ा ही डॉक्टर अंबेडकर के विजन के संबंध में भी, देश के संबंध में भी, देश के निर्माण के संबंध में भी। डेमोक्रेसी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विजन का, मिशन का बेस रहा है, कोर प्रिंसिपल रहा है, मूल सिद्धांत रहा है। 18 जुलाई 1942 को डॉक्टर बाबा साहब 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वायसराय के मंत्रिमंडल में पहुंच गए। कांग्रेस ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहने लगे कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाकर जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। सत्ता का सुख, 1942 की बात मैं कर रहा हूँ, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। परंतु 18 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं भारत को कि मैं वहाँ क्यों हूँ, मैं मंत्रिमंडल में क्यों हूँ। और फिर 18 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय पददलित वर्ग परिषद का आयोजन होता है, और उस आयोजन में डॉक्टर अंबेडकर अपनी भूमिका रखते हैं और कहते हैं गांधी जी को, कहते हैं अपने लोगों को, कहते हैं भारत को, और बताते हैं ब्रिटिशों को भी। गांधी जी को कहते हैं कि आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश जाने वाले हैं। महायुद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश जाने वाले हैं, आंदोलन की ज़रूरत नहीं। आने वाला भारत कैसा होगा यह सोचने की बात है, क्योंकि महायुद्ध शुरू है। और महायुद्ध कौन जीतता है, इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने वाला है। यदि आज हम यह बात नहीं सोचेंगे तो शायद आने वाला भारत स्वतंत्र भी नहीं होगा, बाकी की बात तो छोड़ दीजिए। और इसीलिए अपने लोगों को कहते हैं देयर लाइज ऑन अस अ वेरी, इसके पहले वो कहते हैं कि युद्ध जो है, यह युद्ध दो राष्ट्र समूह के बीच का युद्ध नहीं है, यह युद्ध दो दर्शनों के बीच है, दो फिलॉसॉफियों के बीच है। एक फिलॉसॉफी जो है वह नाजीवाद कहलाता है, फासीवाद कहलाता है, नाजीज़म, फैसिज़म कहलाता है, जिसका प्रतिनिधित्व जर्मनी, इटली और जापान करते हैं। दूसरा डेमोक्रेसी कहलाता है, जिसका प्रतिनिधित्व इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि इस भारत को स्वतंत्रता के बाद
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, भारतीय होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। देयर लाइज ऑन अस अ वेरी हेवी ड्यूटी टू सी दैट democracy does not vanish from the earth as a governing principle of human relationship। इसका अर्थ ये होता है कि डॉक्टर आम्बेडकर केवल भारत में डेमोक्रेसी की बात नहीं सोचते, डॉक्टर आम्बेडकर सोचते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। क्या सोचते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। काहे के लिए? मानव में के संबंध स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो, इसके लिए दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। और केवल भारत में नहीं, दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी हम पर है। वी मस्ट strive along with other democratic countries to maintain the basis of democratic civilization। दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो हमें डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ युद्ध में सहभागी होकर लड़ना पड़ेगा, तब दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, तो भारत में डेमोक्रेसी आएगी। यदि बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, यदि दुनिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी तो भारत में डेमोक्रेसी आएगी और डेमोक्रेसी के फल हमें प्राप्त होंगे। परंतु यदि दुनिया में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, ब्रिटेन हार गया, अमेरिका हार गई, फ्रांस हार गया, रूस हार गया, जर्मनी विजयी हो गया, जापान विजयी हो गया, इटली विजयी हो गया, तो दुनिया से डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी और हमारा भविष्य भी हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ लड़ना पड़ेगा, लड़ने के प्रयास करने पड़ेंगे और इस प्रकार से लड़ने के लिए हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें भारत में लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र क्यों चाहिए? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता सबके लिए हमें लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र क्यों चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के लिए लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र क्यों चाहिए? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए चाहिए। आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंति कल्याण, इस प्रकार की समाज व्यवस्था स्थापन करने के लिए लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए चाहिए। लोकतंत्र लोगों के सार्वभौमता के लिए चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र के यह विविध आयाम है और इसीलिए भारत लोकतंत्र के निर्माण की बात करते हैं।